नमस्कार बच्चों, आज पुनः आपका मेरे हिंदी चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय है रस। काव्य दर्पण के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत रस की महत्ता है। खास तौर से जो साहित्य के सुधीजन हैं, जिन्हें साहित्य से लगाव है, जिन्हें काव्य से लगाव है, वे तो रस की बात जरूर करते हैं। यहाँ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रस विषय पर चर्चा करने वाला हूं, ताकि आप भी रस से जुड़ी हुई बातों को भली भांति समझ लें और उसे आत्मसात करें, ताकि व्याकरणिक दृष्टिकोण से आप सुदृढ़ हों, सबल हों और इसका लाभ दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। रस क्या है? सामान्यतः रस शब्द से तरह तरह के रसों की बात आती है, लेकिन यहाँ हम जिस रस की चर्चा करने जा रहे हैं वह साहित्यिक रस है। काव्यात्मक रस की बात की जा रही है, यानी साहित्य के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत भी रस की चर्चाएं हुआ करती है। रस भी एक विषय है जिस पर हमारे प्राचीन आचार्यों ने अपने मंतव्य व्यक्त किए हैं, और उसी कड़ी में मैं आपके सामने इस विषय को लेकर आया हूं, जिस पर बखूबी चर्चा होगी और आप इसे भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपकी सहजता के लिए यहाँ कुछ प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया है, ताकि आप भली भांति इसे समझ लें, आपको परेशानी न हो। दोस्तों, रस काव्य की आत्मा है, अर्थात रस युक्त रचना को काव्य कहते हैं। गौर करने वाली बात है कि रस काव्य की आत्मा है, यानी काव्य के क्षेत्र में रस एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम इस रूप में भी इसे समझ सकते हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति में रस की प्राप्ति होती है। खास तौर से यहाँ हम जिस अध्ययन की चर्चा कर रहे हैं उसमें काव्य के अध्ययन की बात हो रही है। अध्ययन के विषय दूसरे भी हो सकते हैं, विज्ञान भी हो सकता है, चित्रकला भी हो सकता है, इतिहास भी हो सकता है, लेकिन वहां रस की प्राप्ति नहीं है। परंतु यहाँ हम रस की बात कर रहे हैं और इसे काव्य के संदर्भ में देखने की जरूरत है। इसलिए ये कहना कि रस काव्य की आत्मा है, अर्थात रस युक्त रचना को काव्य कहते हैं। बखूबी रस के बहाने हमने इस बात को भी जाना कि आखिर रस का क्या महत्व है काव्य के अंतर्गत, और किस तरह काव्य से रस जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब हम काव्य का अध्ययन करते हैं तो रस की प्राप्ति होती है, जबकि रस का अभिप्राय आनंद से है, आनंद की अनुभूति से है। काव्य के पठनोपरांत जब रस की अनुभूति होती है तो हृदय रससिक्त हो जाता है और वह अनुभूति सात्विक हुआ करती है। इसलिए यहाँ मैंने यह लिखा है, तात्पर्य यह है कि जिस रचना को पढ़कर आनंद प्राप्त हो वह काव्य है। बिल्कुल सही सुना आपने। जिस रचना को पढ़कर आनंद की प्राप्ति हो वह काव्य है। यानी काव्य पढ़ने से
आनंद की प्राप्ति होती ही है, रस की प्राप्ति होती ही है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों कि जब हम काव्य का अध्ययन करते हैं तो रस की अनुभूति हुआ करती है। रस के संदर्भ में हमारे प्राचीन आचार्यों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य की परंपरा में, अलंकारिक काव्य शास्त्र की परंपरा में रस शुरू से ही एक प्रमुख विषय रहा है। इसलिए रस के संदर्भ में हमारे विद्वानों ने अपनी राय समयानुकूल व्यक्त की है। यहाँ मैं आपके समक्ष भरत मुनि की बात कर रहा हूं। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। संस्कृत का एक श्लोक है जिसे नाट्य शास्त्र में उन्होंने लिखा है। भरत मुनि निसंदेह व्याकरणिक आचार्य थे, काव्य शास्त्र के आचार्य थे, और उन्होंने बखूबी इसे रेखांकित किया है, इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी यानी संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का अभिप्राय दोस्तों अनुभूति से है, यानी जिसे हम महसूस करें, जिसका अनुभव हो, वही अनुभूति है। अब यहां पर तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं जिस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। इसकी यदि चर्चा बखूबी की जाए तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर रस क्या है और इसकी अनुभूति कैसे हुआ करती है। अब यहाँ बात हो रही है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति की, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इन तीन चीजों पर हमारी नजर होनी चाहिए, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव पर, जिसे हम संचारी भाव कहते हैं। इस कड़ी में चूंकि रस जो विषय है काफी विस्तृत है, इसलिए यहाँ मैं रसानुभूति की बात कर रहा हूँ। रसानुभूति का दो शब्दों को मिलकर बना है रस और अनुभूति, और दोनों से मिलकर ये रसानुभूति शब्द बनता है। रसानुभूति का अभिप्राय है रस की अनुभूति। इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर रेखांकित किया है कि हृदय के भावों को जब बाह्य पदार्थ जागृत कर देते हैं तब व्यक्ति उस रस की अनुभूति करने लगता है। हृदय के भावों को जब बाह्य पदार्थ जागृत करते हैं, यानी वैसी स्थितियां, वैसे कारक, वैसे घटक जिन्हें देखने के बाद हृदय में रस पैदा होता है, उसकी अनुभूति होती है, उस पर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है। यानी व्यक्ति बाह्य कारकों के द्वारा उत्पन्न होने के पश्चात रस की अनुभूति करने लगता है। इसलिए जिस भाव की चर्चा की जा रही है वह दो तरह का होता है। यानी व्यक्ति के हृदय में दो तरह के भाव संचरित होते हैं, एक है स्थायी भाव, दूसरा है अस्थायी भाव। अस्थायी भाव जाहिर सी बात है, अस्थायी यानी परमानेंट, जो हृदय में मौजूद रहता ही है। उसमें आता है प्रेम, क्रोध और शोक, ये स्थायी भाव है। यहाँ प्रेम का अभिप्राय रति से है। प्रेम के भाव व्यक्ति के हृदय में मौजूद रहते हैं, क्रोध के भी भाव मौजूद रहते हैं, शोक के भी भाव मौजूद ही रहते हैं। इसलिए इनसे जुड़ी क्रियाएं तुरंत कार्यान्वित हो जाया करती है व्यक्ति के द्वारा, ज्यादा विलंब नहीं होता।
इसलिए प्रेम स्थायी भाव है, लेकिन प्रेम के अंतर्गत हर्ष, लज्जा, शंका या हम चिंता की बात करें तो ये अस्थायी भाव के अंतर्गत चले जाते हैं। अस्थायी भाव वे हैं दोस्तों जो हृदय में स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं। ठीक दूसरी तरफ अस्थायी भाव, अस्थायी भाव को हम संचारी भाव कहते हैं या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये टिकते नहीं, संचरित होते रहते हैं, यानी समय के साथ आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे भावों को संचारी भाव कहते हैं। तो व्यक्ति का सामना इन दोनों तरह के भावों से हुआ करता है। कुछ भाव तो व्यक्ति के हृदय में मौजूद हैं और कुछ भाव समयानुकूल परिस्थितिवश पैदा होते हैं और पुनः समाप्त हो जाते हैं। तो आज इस रस शीर्षक के अंतर्गत, रस विषय के अंतर्गत इस बात की चर्चा हुई कि रस क्या है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के बारे में क्या कहा है। उन्होंने जो कहा है काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की अनुभूति होती है। इतनी बात हम समझ गए। हमने इस बात को भी जाना रसानुभूति क्या है। हमने हृदय के भावों को भी दो वर्गों में बांट कर देखा। एक स्थायी भाव है, दूसरा अस्थायी भाव है। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही चर्चा होगी। जो इसका शेष अंश है उसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर सब लोगों को ऐसा कहने का मौका मिल जाएगा कि काफी लंबा वीडियो है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए मैंने आज इस शीर्षक के अंतर्गत इतनी सी बातों को जगह दी है। शेष बातें हम दूसरे वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आप इस विषय को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नई नई विषयों की जानकारी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।